आज का दिन आप सबों के लिए शुभ हो। आज रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्म जयंती है। इस महान आत्मा जिन्होंने कहा था कि जब प्रयास शुरू करोगे तो सफलता मिलती जाएगी। एकला चलो रे, है ना, आपके पीछे पीछे लोग आते जाएंगे। तो छात्रों, आज इस मैसेज के साथ में मैं आप लोगों को अपने होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका का एक और जो हम लोग जिस संदर्भ में हम लोग पहले नेत्रम ग्रुप को पढ़ रहे थे, उसी संदर्भ में आज हम लोग नेत्रम सल्फ को देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा नेत्रम म्यूरेटिकम, और नेत्रम म्यूरेटिकम में क्लोराइड का यानी कि क्लोरीन यानी कि हैलोजन ग्रुप का प्रभाव था सोडियम के ऊपर में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सोडियम का प्रभाव, सोडियम के ऊपर में सल्फर का प्रभाव। इसे हम लोग सोडियम सल्फेट भी कहते हैं। सोडियम सल्फेट यानी कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड में किसका डोमिनेशंस होगा, किसका सोडियम का डोमिनेशंस होगा कि सल्फर का डोमिनेशन होगा, किस बात पर निर्भर करेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड था तो क्लोराइड का डोमिनेशन क्लोरीन का डोमिनेशन होगा कि सोडियम का डोमिनेशन होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन में आउटर जो उसके मॉलिक्यूल के एटम के इलेक्ट्रॉन में बाहरी सर्कल में कितने एटम होते कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर डोमिनेटिंग होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, जिसका कम होगा उसका डोमिनेशन कम हो जाएगा। तो ये दोनों का एक मिला जुला प्रभाव होता है, और प्रभाव किसका ज़्यादा हो जाता है वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों को समझने के लिए। जब आप नेत्रम सल्फ को देखते हैं तो नेत्रम सल्फ में Na2 यानी कि दो मॉलिक्यूल्स सल्फेट के 4 को लेकर के चलता है, ठीक है ना। तो इससे सल्फेट का प्रभाव इस पर ज़्यादा ये कम नज़र आता है, 2 ही इसको 4 को बैलेंस कर रहा है। तो सल्फर के ऊपर में सोडियम का प्रभाव यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। नेत्रम सल्फ को बेसिकली जो हम लोगों का ज्ञान है, नॉलेज है, वह सुसलर टिश्यू सॉल्ट के माध्यम से आया। आपने पिछले बार भी जो देखा था नेत्रम म्यूरेटिकम, उसका भी बहुत कुछ अध्ययन सुसलर साहब ने किया था अपने बायोकेमिक में, और नेत्रम सल्फ का भी बायोकेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों दवा, नेत्रम म्यूरेटिकम और नेत्रम सल्फ, ये दोनों दवा का होम्योपैथी में भी काफ़ी क्लिनिकल प्रूविंग और इसके फाइंडिंग्स इंफॉर्मेशन आ गए। इसीलिए यह बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं कि अब ये बहुत ही पॉलीक्रेस्ट ग्रुप में दोनों दवा हम लोगों के बीच में है। कुछ और भी बायोकेमिक ग्रुप के मेडिसिन आए, लेकिन वह उनकी यूज जो है सो एक लिमिटेड स्फीयर में हो गया, क्योंकि बायोकेमिक के जो कॉन्सेप्ट है तो 12 टिश्यू सॉल्ट्स के कॉन्सेप्ट के उसके अंदर में रह गया। लेकिन सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का यूज जो है सो एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव में हो गया, जहाँ की हम लोग होम्योपैथी के मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल सभी लक्षण को हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ये जो सोडियम सल्फेट है, इसको हम लोग ग्लोबल, कॉमन नेम इसका ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं, ग्लोबल सॉल्ट, क्योंकि जहाँ से आता है, उद्गम स्थल होता है, वो अपना नाम ले लेता है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल सॉल्ट के रूप में हम लोग के बीच में काफ़ी है। ये सोडियम सल्फेट जो होता है सो सफ़ेद क्रिस्टल सॉलिड या पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, और ख़ास करके इसका व्यवहार जो है सो कमर्शियल लेवल पर किया जाता है, क्राफ्ट पेपर बनाने के लिए, पेपर बोर्ड बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए के रॉ मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सोडियम सल्फेट मिनरल्स के रूप में ये उपलब्ध है, माने आपको प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। लेकिन आजकल सोडियम क्लोराइड को सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करके भी सोडियम सल्फेट को तैयार किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः जो सोडियम सल्फेट हम लोग यूज करते हैं अपने मेट्रिया मेडिका में, वह आपका मिनरल फॉर्म का सोडियम सल्फेट है। इसीलिए
मैंने आपको बताया ग्लोबल सॉल्ट एक मिनरल है जो कि प्रकृति में उपलब्ध है, और यह जो है सो फोटोग्राफर लोग यूज किया करते थे पहले। आज के ज़माने में तो ऐसा सफाई करने का जरूरत नहीं पड़ता, सीधे आप कैमरा से निकालते हो और अपना प्रिंट ले लेते हो। लेकिन पहले के ज़माने में जब फोटो खींचा जाता था और फोटो खींचने के बाद में उसके सफाई का नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता था, तो कई केमिकल यूज किए जाते थे। उन केमिकल्स में ग्लोबल सॉल्ट का स्थान आता है, सोडियम हाइपोसल्फेट और सोडियम सल्फेट का स्थान आता है, जो कि नेगेटिव से प्रिंट निकालने के काम में लाया जाता था। तो ये लाइट के एक जो कि लाइट के एक्सपोजिशन से कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। नेट्रम सल्फ जो है सो हम लोगों का मिड अमेरिका में आज जो प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है, और अधिकांशतः कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में हम लोग इसका प्रभाव देखते हैं। और इसके लक्षण जो हैं सो आपको इवनिंग और रात में और मिडनाइट के पहले काफ़ी बढ़े हुए दिखलाई पड़ते हैं, और माना गया है यह एक सिफिलिटिक कैरेक्टर का मेडिसिन है। और प्रारंभिक अवस्था में जब गोनोरियल या सिफिलिटिक डिजॉर्डर्स हुआ करते थे या सेक्सुअल डिजॉर्डर्स के कारण, प्रभाव के कारण गोनोरिया और सिफिलिस का प्रभाव होता था, तो उसमें नेट्रम सल्फ का बहुत बड़ा रोल है। आपको बहुत बड़ा रोल है इसको ठीक इसका यूज। और डॉक्टर केंट ने भी कहा कि इट इज़ वेरी यूजफुल रेमेडी फॉर कंप्लेंट्स जिसमें वेयर द नेग्लेक्टेड गोनोरिया हो गया, सुजाक की बीमारी हो गई और वह काफ़ी समय तक छोड़ दिया गया, तो उसको ठीक करने के लिए लोग ने इस्तेमाल किया है। उसका ऑब्जर्वेशंस डॉक्टर केंट ने भी कहा था। ये आप हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशंस का इसका कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। हाइड्रोजेनाइड कहने का मतलब, हाइड्रोजेनाइड मतलब कि वाटर जनित, जल जनित, माने पानी से ज़्यादा लगाव, जिस पर पानी का प्रभाव ज़्यादा हो, है ना। तो ये खास करके वैसे स्थान पर ये ज़्यादा दिखलाई पड़ते हैं जहाँ की लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं, डैम्प हाउस में, बेसमेंट में, सेलार्स में, रेनी वेदर्स में, जहाँ काफ़ी बारिश होता है, जहाँ पर आपको मजबूर हो जाते हैं कि आपको वह डैम्प नमी वाले मकान में रहें, वैसे स्थान पर इसका काफ़ी प्रभाव होता है। ये जो फीलिंग्स है, जो आदमी डैम्प में बराबर रहता है, अगर बाहर डैम्पनेस की अवस्था से बाहर लग जाए तो उसे क्या लगेगा, उसे ड्राइनेस का सेंसेशन बहुत हुआ करता है ना। ड्राइनेस का सेंसेशन बहुत हुआ करता है, मैंने लगता है कि हर एक जगह पर सूखापन है, गला सूख गया है, ये है। तो जहाँ पर भी सूखेपन का एहसास हो, ड्राइनेस का सेंसेशन हो, हम लोग को नेट्रम सल्फ सोचने के लिए बाध्य हो सकते हैं, क्योंकि यह शरीर से लगता है कि पानी को निचोड़ लिया गया है। जिस आदमी को पानी में रहने की आदत हो, पानी के मॉइस्चर में रहने की आदत हो, उस आदमी को अगर ऐसे भी हम लोग के अंदर से अगर डिहाइड्रेशन का स्टेट आता है, तो वहाँ पर आपको नेट्रम सल्फ का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि नेट्रम सल्फ का हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशंस की जानकारी हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशंस के कारण आप पेशेंट को बहुत आसानी से देख पाएंगे। आसानी से देख पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पेशेंट अपने प्रॉब्लम से ही देता है, ठीक है ना। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पेशेंट अपने प्रॉब्लम से ही बताता है। और प्रॉब्लम, गला सूख रहा है डॉक्टर साहब, लगता है कि गला सूख गया, लगता है कि शरीर में पानी नहीं है, लगता है कि ये हो गया है, तो इस सब के सेंसेशन लेकर के पेशेंट आते हैं, तो हम लोगों का ध्यान इधर भी जाना चाहिए। दूसरा चीज है जो कि जहाँ की क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इसका बहुत ज़्यादा रहा है, वह स्पाइनल मेनिंजाइटिस से, यानी कि स्पाइन और मेनिंजेज में सूजन हो जाने से भी इसका प्रभाव है। जहाँ की लक्षण जो है सो सिर के लक्षण होते हैं, जहाँ की हेड इंजरी के कारण। और माना जाता है
कि हेड इंजरी के कंडीशंस में नेट्रम सल्फ का प्रोमिनेंट रोल है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दूसरी दवाइयों का प्रोमिनेंट रोल नहीं है, नेट्रम सल्फ का भी है, नेट्रम ब्यूटिकम का भी है, कार्सिनोसिनम का भी है, अर्निका मॉन्टेना का भी है। लेकिन जहां भी आपको सूजन की बात आएगी, जहां भी ड्राइनेस सेंसेशन की बात आएगी, लगेगा कि एज इफ कि ब्रेन में, माथा में हेड इंजरी के बाद में आपको वहां पर एक दबाव जैसा महसूस हो रहा है, जहां लग रहा है कि ड्राई हो रहा है, मेरा सर सूखा हो जा रहा है, वहां पर नेट्रम सल्फ का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। बात को ध्यान में रखेंगे। नेट्रम सल्फ का किसी भी दवा को देखने के लिए उसके मूल फंडामेंटल फीचर्स पर जाना जरूरी होता है। और आप देखेंगे कि इसमें टेंडेंसी, स्किन की टेंडेंसी, क्रैम्प्स की टेंडेंसी, इस तरह से इसमें ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगे। खास करके वर्ड्स निकलने का टेंडेंसी, क्रॉनिक गाउट हो जाने का टेंडेंसी। गाउट को भी क्यों कहते हैं, गठिया को क्या कहते हैं? गठिया एक टाइप ऑफ द डिसबैलेंस और हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशंस का डिसबैलेंस है, जिसके कारण एक प्रवृत्ति बन जाती है और वह प्रवृत्ति आपको गाउट के रूप में दिखलाई पड़ता है। ठीक है ना? तो ये हम लोगों को दिमाग में रख करके हम लोग इस दवा का अध्ययन करेंगे। दूसरी बात जो कि इसके साथ में ज़्यादा नेट्रम ग्रुप में आपने देखा था कि हर एक नेट्रम ग्रुप में एक लक्ष्य, एक बेसिक मूल कैरेक्टर होता है, लीव एंड लेट लीव, यानी कि जियो और जीनो दो। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, जियो और जीने दो, क्योंकि जब भी नेट्रम ग्रुप का मेडिसिन कोई भी दवा आएगा तो उस समय यह बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यह कैसे जीता है और कैसे दूसरे के साथ में रहता है। क्योंकि यह जीना और दूसरे के साथ में रहना नेट्रम ग्रुप का एक प्रभाव है। नेट्रम ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है सो सभी वो एलिमेंट से, सभी तरह के कंपाउंड बनाने में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, बहुत आसानी से कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टिव मेडिसिन है। नेट्रम सब जो है सो रिसेप्ट करने का मेडिसिन है, इसलिए सभी को अपने में समावेश कर लेने की क्षमता नेट्रम ग्रुप में होती है, अपने अंदर में समाहित कर लेने की क्षमता नेट्रम ग्रुप में होती है। इस बात को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। नेट्रम सल्फ कैसे कैसे हाइपर सेंसिटिव होगा, कैसे वह होगा। अब देखेंगे जहां ड्राइनेस की बात आती है, ड्राइनेस की बात, अब नेट्रम सल्फ में ड्राइनेस हम देख रहे हैं कि प्रधानता है। तो यह जो आदमी सूखा होगा भीतर से, तो उसकी सेंसिटिविटी कैसी होगी, कम होगी, और थोड़ा सा वह बंद दिल का आदमी होगा, यानी कि ज्यादा लोगों के साथ मिलान जुलान नहीं होगा, ज्यादा लोगों के साथ में मिलना जुलना नहीं होगा। दे आर लिस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट क्लोज्ड, एकदम ही दायरा बना करके, बंद हो करके, है ना। नेट्रम म्यूज तो कुछ खुला हुआ था, नेट्रम म्यूज दूसरे लोग से रिश्ता बना लेते थे अपने जगह से, लेकिन नेट्रम सल्फ के पेशेंट जो हैं न बाहर न भीतर न कहीं भी नहीं, वह अपना ही उनका एक दायरा है, एक क्लोज्ड बंद रूम कमरे में ही अपने को ज्यादा। और मैं समझता हूं कि आज जो नेट्रम सल्फ का व्यक्तित्व आज होगा, इस कोरोना के इस लॉकडाउन के समय में अब अगर अकेले रह रहा होगा तो उसे ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि अकेलेपन में उसे राहत मिल रहा होगा। तो ये एक अच्छा जान के समझने का तरीका है जो कि हम नेट्रम सल्फ को समझ सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो कि काफ़ी ये होते हैं, मैंने बाहर की दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, सिर्फ अपने में ही होते हैं, वो बड़ा सिस्टेमिक वर्कर होते हैं, अपना ड्यूटी के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो काफ़ी सजग होते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है सिस्टेमिक पर्सन, माने नियमित रूप से काम करने वाला व्यक्ति, और डाउन टू द अर्थ होता है। इनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इमोशंस का प्रभाव नहीं होता है, ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ये तुनुक मिजाजी टाइप के नहीं होते हैं, अपने कामों में ही कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है, काम में ही व्यस्त रहते हैं, न इधर से भटकना न उधर से भटकना, न किसी से प्रभावित हो जाना, अपने काम में तल्लीन रहने वाले सिस्टेमिक वर्कर
और डाउन टू द अर्थ टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का व्यक्तित्व आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके दोस्त मित्रों के बीच में इस तरह का व्यक्तित्व जरूर दिखलाई पड़ता होगा, जो कि अपने आप में व्यस्त रहते हैं। ये रियलिस्टिक में विश्वास करते हैं, है ना, वास्तविकता में, और वास्तविकता में विश्वास करते हैं, जो सामने में है उस पर विश्वास करते हैं, कल्पना में नहीं जीते हैं, है ना। ये प्रेजेंट में इसलिए कहते हैं कि ये मेडिसिन जो होता है माइंडफुल मेडिसिन होता है, यानी कि प्रेजेंट में जीने वाला, वास्तविकता में जीने वाला यह मेडिसिन है ना। ये वास्तविकता में अपने आप को जीता है, बाहर इधर उधर में कल्पना में नहीं जीता है। इसीलिए इसके अंदर में कोई भी डेल्यूजनल रूब्रिक्स नहीं पाइएगा। डेल्यूजनल रूब्रिक्स मतलब जहां की आपको भ्रम टाइप का लक्षण हो, तो बहुत ही नगण्य या नहीं के बराबर डेल्यूजनल रूब्रिक्स आपको नेट्रम सेल्फ में पाया जाता है। नेट्रम म्यूरिटिकम में थोड़ा बहुत डेल्यूजन होता है ना, थोड़ा बहुत होगा। जहां भी आप अपने से अलग होइएगा, अपने से बाहर निकलिएगा, तो डेल्यूजन आपको आपके पास में आएगा। ये व्यक्ति का एक सेंसिटिविटी है म्यूजिक के प्रति और सॉफ्ट लाइट के प्रति, और शायद यह एक ऐसी दवा है जो म्यूजिक सुन करके आंख से आंसू निकलने लगता है। म्यूजिक सुन करके, गीत संगीत सुन करके आंख से आंसू आ जाए, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटिमेंटल हो जाना, एक खास जगह पर सेंटिमेंटल हो जाना, एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, इंडिकेशंस बन जाता है हम लोगों के इस नेट्रम सेल्फ का। और जब भी इनके जीवन में बदलाव कैसे आता है, एक झटका से, इंजुरी से, और कोई भी मेंटल चेंजेज अगर इंजुरी के बाद में आ जाते हैं, जैसे उदासीपन आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, कंफ्यूजन आ गया, वीकनेस ऑफ मेमोरी आ गया, तो यह आपको एक ड्राइनेस की ओर ले जाता है, और मेंटल चेंजेस के कारण आ जाता है। तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि कोई भी सिचुएशंस, मेंटल चेंजेस जो कि हेड इंजुरी के बाद में होता है, मेंटल चेंजेस जो कि हेड इंजुरी के बाद में होता है, जैसे सैडनेस हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, कंफ्यूजन हो गया, वीकनेस ऑफ मेमोरी हो गया, तो ये सारे अवस्था जो है सो नेट्रम सेल्फ के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस तरह के व्यक्तित्व जब सैड हो जाते हैं, उदासीपन हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लगता है कि ये अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, सुसाइडल डिजिग्नेशन, और अपने को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है कि अपने आप को शूट न कर ले, है ना, अपने आप को गोली से न मार दें। तो ये बहुत सुसाइडल टेंडेंसी डेवलपिंग आफ्टर द सैडनेस, आफ्टर द चेंजेज इन द मेंटल कंडीशंस। मेंटल अवस्था में परिवर्तन के बाद में जो उदासीपन आया, उस उदासीपन जो कि सैडनेस, सुसाइडल डिस्पोजिशंस की ओर ले गया, आपके लिए नेट्रम सेल्फ का इंडिकेशंस बनता है। ऐसे व्यक्ति हम लोगों के समाज में बहुत सा दिखलाई पड़ता है, हम लोग देखते रहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों का नज़र हम लोग को आता रहता है। इस बात को हम लोग दिमाग में रखेंगे। जो भी मेंटल चेंजेज आ रहा है, किसके बाद में, उदासीपन के कारण, हेड इंजुरी के बाद में, है ना। इंजुरी का मतलब क्या होता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, आपको, आप जो जिस रास्ते से चल रहे हैं, झटका लगा तो रास्ते में बदलाव आया। कैसा बदलाव आया, आप उदास हो गए, आपको लगा कि मेरा सारा चीज नष्ट हो रहा है, और उस समय में आपके अंदर में जो फीलिंग्स आ रहे हैं, उस फीलिंग्स को हम लोग सैडनेस कहते हैं। और वह सैडनेस आपको अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि अब इस जीने से बेकार है, मर जाना चाहिए, और इम्पल्स हो जाता है वह आपको अपने आप को शूट करने के लिए। इस तरह के व्यक्तित्व, जहाँ की ड्राइनेस की चर्चा होगी, वहाँ पर वार्म ब्लडेड पर्सन बोलना जाता है। वार्म ब्लडेड से तो हम लोग समझते हैं ना, जो आदमी हमेशा शरीर में गर्मी ज़्यादा होता है, सूखापन है तो गर्मी होगा ही, है ना, तो वो एक ड्राई हीट सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा। इनके कष्ट जो है सो ओपन एयर से एमलोरेट, आराम हो जाएगा,
और मॉइस्चर से कोल्ड वेदर, स्प्रिंग ऑटम फॉगी वेदर, ये सब में इनके कष्ट जो है सो खास करके जहाँ पर नमी की कमी होने की बात आएगी वो सब जगह पर इनके कष्ट बढ़ेंगे। इनके कष्ट जो है सो 4 बजे से 5 बजे सुबह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इनके डिस्चार्जेज, जो सूखे जगह से जो डिस्चार्ज निकलता है, शरीर के कहीं भी अंग से डिस्चार्ज निकल सकता है, नाक से पानी निकल रहा है, ठीक है ना। पसीना का रंग जो है सो कैसा हो सकता है, ये पीलापन लिए होता है ना। पीलापन लिए हुए जो भी डिस्चार्जेज, वाटरी डिस्चार्जेज हो, थिक हो, येलो हो, ग्रीन हो, पुरुलेंट पस हो, घाव जो निकल रहा है वो पीला पस के जैसा निकल रहा है या पीला गाढ़ा है या पानी के जैसा निकल रहा है, वह आपको नेट्रम सल्फ का इंडिकेटर बनता है, ठीक है ना। तो ऑल डिस्चार्जेज विच आर येलो इन कलर, दे आर प्रोफ्यूज इन नेचर एंड दे आर वाटरी और दे मे बी थिक, येलो, ग्रीन और पुरुलेंट। ये एक हम लोग जनरल फीचर्स इसके लिए याद रखेंगे। क्रॉनिक फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल के साथ में अगर मेंटल पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और फिजिकल प्रॉब्लम न्यूरोटिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और इपिलेप्सी, शरीर में झंझनाहट, चक्कर आना, ये सारे कंडीशंस में भी क्रॉनिक प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, वह आपको नेट्रम सल्फ का इंडिकेटर बन जाता है। इस व्यक्तित्व को जो सबसे अप्रिय चीज है वह दही है ना। और सबसे प्रिय, कुछ व्यक्ति में तो दही बहुत प्रिय हो जाता है, यानी कि दही के साथ में इनका लगाव है। कर्ड, योगर्ट, कर्ड को ही बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा रिफाइंड है। कर्ड हम लोग घर में जो जमा करके बनाते हैं, योगर्ट भी जमाया ही जाता है, लेकिन एक प्रोसेस में जमाया जाता है। तो ये कर्ड जो है सो इसके लिए डिजायर होना और एवर्सन होना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के अंदर में कितना पानी निकल गया। हाँ, कितना पानी निकल गया, कितना है, कितना मॉइस्चर है, कितना नहीं है, यह इस पर निर्भर करता है। इसीलिए यह दवा जो है सो हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसके कुछ पर्टिकुलर लक्षण भी आप देखिएगा। इसके हेडेक, सिर का दर्द, खास करके फोटोफोबिया के साथ में। फोटोफोबिया मतलब आंख में रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आंख दर्द लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है और साथ में मुंह से लार टपक रहा है। यह पर्टिकुलर सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेट्रम सल्फ के लिए। पेट में गड़गड़ाहट की आवाज हो रही है, अचानक लगता है कि कुछ फटफट फटफट आवाज कर रहा है, और स्टूल जो है फटफट फटफट फट करके निकल रहा है, और खास करके सो करके उठने के तुरंत बाद, मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, है ना, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, आप सल्फर का नाम सुने होंगे, है ना। तो सल्फर इसमें जुड़ा हुआ है, सल्फर यहाँ पर अपना प्रभाव दिखलाता है। गड़गड़ 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 पेट में शुरू हुआ, फटफट फटफट करके लैट्रिन हुआ, आवाज के साथ में, गैस के साथ में, आपको मॉर्निंग में उठने के बाद में स्टूल हो रहा है, एंड दिस इज कंडीशन फॉर द नेट्रम सल्फ। ये एस्थमेटिक सिम्टम्स में, जहाँ की डैम्पनेस में एस्थमा का सिम्टम्स आता है ना, बरसात के मौसम में सांस फूलने लगेगा, तो वहाँ पर ये मेन रेमेडीज के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिसमें घड़घड़ाहट की आवाज़ के साथ में सांस फूल रहा है और डैम्प अवस्था है। तो बरसात के मौसम में जैसा डैम्पनेस का है, जहाँ पर कोई आदमी ऐसा जगह पर आ रहा है जहाँ की डैम्प अवस्था है, तो वहाँ पर ये नेट्रम सल्फ जो है सो एक महत्वपूर्ण मेडिसिन आएगा। इसका जो टारगेट ऑर्गन है, सबसे बड़ा टारगेट ऑर्गन, उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। और लीवर के किसी भी कंडीशंस के लिए, हेपेटाइटिस एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, ये इसके लिए बहुत बड़ा स्थान होता है। हेपेटाइटिस, गॉल स्टोन्स, और खास करके तीता ढकार आता है, तीतापन लिए हुए, और पेट में दर्द और जॉन्डिस, लीवर इन्फेक्शंस के साथ में अगर दिखलाई पड़ता है तो इसके लिए एक प्रमुख स्थान आता है। स्प्रिंग के ये चमड़े पर जो प्रभाव है इसके दिखलाई पड़ते हैं। स्किन चूंकि रफ हो जाता है
और खास करके जब ठंडे मौसम से गर्म मौसम की ओर में ये मौसम का परिवर्तन होता है, ठंडे से गर्म की ओर मौसम का परिवर्तन होता है, तो उस समय में स्किन जो है सो के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खुजली हो जाना। तो खास करके स्प्रिंग के मौसम में बहुत लोगों को सालों भर खुजली नहीं रहता है, अगर क्रॉनिसिटी है तो सालों भर है, लेकिन एक खास समय के बाद में उसके ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके जनरलिटीज में कन्वल्सन्स, इंजुरी आफ्टर, शाम के समय में चेहरे पर हीट का महसूस होना, चेंज ऑफ वेदर से इसके कष्ट को बढ़ना, कोल्ड टू वार्म माने स्प्रिंग का मौसम, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए फीचर्स है, ठीक है ना। इस दवा का जो ऑब्जेक्टिव, जो मेन रीजन हम लोगों ने देखा था, कहाँ कहाँ पर है, ऑसिपिटल रीजन, लीवर, बाइल, पैनक्रिया, इंटेस्टाइन और डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग जो गड़गड़ाहट की आवाज की बात मैंने कहा वो डिसेंडिंग कोलन में है। और चेस्ट जो है सो लेफ्ट लोअर पार्ट में, चेस्ट में इसके इफेक्ट होते हैं। एस्थमेटिक कंडीशंस में आप देखिएगा ये है, और ये शरीर के दोनों भाग में पाया जाता है। इसके मॉडलिटी जो है सो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। जनरल मॉडलिटीज डैम्प से है, वेदर, नाइट एयर, सेलार। लाइंग ऑन लेफ्ट साइड इसके कष्ट बढ़ते हैं, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, बाएं साइड सोने से इसके कष्ट बढ़ते हैं। हेड इंजुरी से, स्पाइन, लिफ्टिंग, कोई भारी चीज उठाने से, टच से, प्रेशर से, लेट इवनिंग में हवा के झोंका से, वार्म वेट वेदर से, ये सब स्प्रिंग वेदर में। और कोल्ड फूड एंड ड्रिंक से डायरिया हो जाए, ठंडा पानी पीने से या आइसक्रीम खाने के बाद में अगर डायरिया हो जाए, तो वहाँ पर मॉर्निंग और लाइंग ऑन द बैक, ये पेशेंट जो होते हैं सो पीठ के बल कोई भी कष्ट नहीं सो सकते हैं। इनको बेटर जो इनको आराम मिलता है वह मिलता है कहाँ से, ओपन एयर में। चेंज ऑफ पोजीशंस, हमेशा करवट बदलते रहेंगे, फ्लैटस पास करता है, उससे आराम मिलता है। और ड्राई वेट वेदर और ड्राई हॉट वेदर में इनको आराम रहता है। और ब्रेकफास्ट के बाद में ऐसे पेशेंट काफ़ी अपने आप को राहत महसूस करते हैं। इनको खाने में, इनके खान पान में इनको बियर से अवर्सन है, ब्रेड से अवर्सन है, मिल्क से अवर्सन है, दही तो मैं बता ही दिया था। मीट भी ये खाना नहीं पसंद करते हैं। स्मोकिंग और स्टार्ची फूड इसे पसंद नहीं है। इनके कष्ट जो है सो फार्निशियस फूड से बढ़ जाते हैं। फार्निशियस फूड क्या होता है? फार्निशियस फूड जो कि जैसे कि आपका काफ़ी स्टिकी टाइप का होता है, जिसको कि ऊपर से रफनेस को हटा दिया जाता है। कोर्स फूड नहीं, रिफाइंड फूड को कहा जाता है। जैसे मैदा हो गया, मैदा से बना हुआ चीज हो गया। सत्तू का ऊपर का छिलका हटा करके अगर सत्तू बनाते हैं तो वो भी फार्निशियस में आ जाता है। तो ये फार्निशियस फूड, इनसे कष्ट बढ़ जाता है। फल से कष्ट बढ़ जाता है। वेजिटेबल्स, कैबेज बहुत इनको अच्छा कष्ट होता है। कॉफ़ी से इनके कष्ट बढ़ते हैं। कोल्ड फूड से कष्ट बढ़ते हैं। मिल्क से कष्ट बढ़ते हैं। आलू इनको बर्दाश्त नहीं होता है। रिच फूड इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और स्टार्ची फूड इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, मछलियाँ, है ना, खट्टे और आइसक्रीम, बॉइल्ड मिल्क, और खास करके सिर दर्द के बाद में ये खट्टा खाना पसंद करते हैं। सिर दर्द के समय में खट्टा खाना पसंद करते हैं। तो छात्रों, इस दवा का जो केंद्र बिंदु है, न्यूक्लियस है, वह है कि ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक पर्सन होते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सन माने काफ़ी रियलिस्टिक, वास्तविकता पर विश्वास करते हैं, प्रेजेंट पर विश्वास करते हैं, और काफ़ी व्यवहारिक होते हैं। बस सोचने का काल्पनिक दुनिया में नहीं रहते हैं, व्यवहारिक दुनिया में रहते, प्रैक्टिकल वे ऑफ द लाइफ, है ना। और डेल्यूजन और का स्थान इनके लाइफ में नहीं होता है, भ्रम का स्थान नहीं होता है। सैडनेस एंड सुसाइडल डिस्पोजिशन टेंडेंसी परिवर्तन के बाद ये वार्म ब्लडेड पर्सन्स हैं। इनके कष्ट डैम्प में बढ़ता है। और मॉर्निंग उठने के बाद में 4 बजे से 4:30 बजे, 5 बजे तक इनके कष्ट बढ़ते हैं। इसके टारगेट ऑर्गन मैंने बताया लंग्स और लीवर है। इसके डिस्चार्जेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि थिक और
पतले दोनों हो सकते हैं, लेकिन रंग जो होता है सो येलो और येलोइश ग्रीन है। ये 6 पॉइंट दिमाग में रख करके बाकी इसका अप्लाइड पार्ट आप समझने का कोशिश करते रहिए। तो यह नेट्रम सल्फ हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दवा है। बायोकेमिक में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब बायोकेमिक करो या होम्योपैथी करो, लक्षण तो वही रहेगा, लक्षण बदलता नहीं है, खाली पोटेंसी का फर्क पड़ जाता है। बायोकेमिक में आप केवल डेसिमल स्केल में इसकी यूज करते हो, होम्योपैथी में हम लोग मुख्यतः सेंटिसिमल स्केल में यूज किया जाता है। तो ये पोटेंसी का व्यवहार एक अलग प्रक्रिया है, जो कि उसके आधार पर हम इस दवा को बायोकेमिक और होम्योपैथी के अंदर दायरे से बाहर निकाल करके एक होम्योपैथिक दवा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। यह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, तो छात्रों, आज हम लोगों ने नेट्रम सल्फ को देखा और मैं समझता हूँ अब नेट्रम सल्फ को किताबों में पढ़कर पढ़िए, अपने मैथमेटिका में पढ़िए और इसके लक्षणों को याद करने का तरीका क्या है, लक्षण पर चिंतन करिए। जो मैं बताया, मैं चिंतन करके ही आपको बता रहा हूँ, मेरे को किताब में कोई बाहर से कोई नहीं आया, मैं वहीं पर से लेकर के इस चीज को अप्लाइड पार्ट होता है, क्योंकि रोगी के सामने में आप कैसे इस चीज को देखोगे, है ना, कैसे उस चीज को देखोगे, वो कैसे आपके दिमाग में आ जाए, यह प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि अभ्यास से आता है, जिसको कि अभ्यास से आता है। और यह अभ्यास करना आप लोग का दायित्व है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो डॉक्टर नहीं बन सकते हो, अभ्यास करके ही डॉक्टर बनता है। प्रैक्टिस मेडिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होता है। कोई भी दवा को थ्योरेटिकली अपने दिमाग में रखोगे तो यह काम नहीं देगा। तो आज के इस के साथ में हम लोग आज इस लेक्चर को अब समाप्त करते हैं और फिर अगले दिन हम लोग एक नई दवा के साथ में, नेट्रम ग्रुप के ही एक दवा के साथ में हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे। नमस्ते एंड बाय एंड गुड विशेस टू यू ऑल।